नमस्कार। हमारी कहानी चल रही है द चंपावत मैन ईटर। तो जैसे अभी तक आपने पहले पार्ट में सुना कि कैसे जिम कॉर्बेट को चंपावत मैन ईटर के बारे में पता चलता है, वो क्या क्या प्लान बनाते हैं और कैसे कैसे जिन लोगों को अभी हाल ही में चंपावत मैन ईटर ने शिकार किया है उनके जगहों का, जहाँ पे उनकी मौतें हुई हैं वहाँ का जायजा करते हैं, मुआयना करते हैं और चंपावत मैन ईटर के फुटप्रिंट्स को ढूंढते हैं जिससे पता चले कि वह बाघ है या बाघिन है। और फिर पाली गांव में आके वहाँ के लोगों का भरोसा जीतते हैं। उसके बाद वो चंपावत में आते हैं। आगे क्या होता है अब हम इस पार्ट में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट जी बताते हैं कि कैसे वो और तहसीलदार अपने बंगले के बरामदे में बैठे हैं, तभी वो देखते हैं कि दूर खेतों से घिरे एक गांव के साथ एक लंबी ढलान वाली पहाड़ी थी। तभी एक आदमी को गांव से निकलते और हमारी दिशा में पहाड़ी पर चढ़ते देखा। जैसे जैसे वह आदमी पास आया, मैंने देखा वह कभी दौड़ रहा था तो कभी चल रहा था और स्पष्ट रूप से वह कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आया था। मैंने तहसीलदार से कहा कि मैं कुछ मिनटों में लौट आऊंगा और मैं पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ने लगा। जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह सांस लेने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं उसके इतना करीब पहुंचा कि उसकी आवाज़ सुन सकूं, उसने पुकारा, जल्दी आइए साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। बैठे रहिए, मैंने जवाब दिया और मुड़कर बंगले की ओर दौड़ा। राइफल और कारतूस लेते हुए मैंने तहसीलदार को खबर दी और उनसे गांव तक मेरे पीछे आने को कहा। जो आदमी मुझे लेने आया था वह उन चिड़चिड़े लोगों में से था जिनके पैर और जबान एक साथ काम नहीं कर सकते। जब वह मुंह खोलता तो एकदम रुक जाता और जब बोलना शुरू करता तो बंद हो जाता। इसलिए उसे चुप रहने और आगे चलने को कहकर हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे भाग गए। गांव में पुरुषों, महिलाओं और अन्य लोगों की एक उत्साहित भीड़ जमा थी। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे कि ऐसे मौकों पर अक्सर होता है, सब एक साथ बोलने लगे। एक आदमी शोर को शांत कराने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या हुआ था। गांव से लगभग एक फर्लांग दूर एक हल्की ढलान पर बिखरे हुए कुछ बलूत के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि एक दर्जन लोग पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ प्रकट हुआ और उनमें से एक 16 या 17 साल की लड़की को पकड़ लिया। बाकी लोग गांव की ओर भाग गए थे और क्योंकि सबको पता था कि बंगले में मैं ठहरा हुआ हूं, इसलिए मुझे सूचना देने के लिए तुरंत एक आदमी को भेजा गया। जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था उसकी पत्नी उस दल में शामिल थी और उसने अब पहाड़ी की ढलान पर स्थित उस पेड़ की ओर इशारा किया जिसके नीचे लड़की को ले जाया गया था। दल में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या बाघ अपने शिकार को ले जा रहा है और यदि हाँ तो वह किस दिशा में गया है। भीड़ को शोर न मचाने और मेरे लौटने तक गांव में ही रहने का निर्देश देकर मैं उस पेड़ की दिशा में चल पड़ा। यहाँ का मैदान बिल्कुल खुला था और चलना मुश्किल था। कल्पना कीजिए कि बाघ जैसे विशाल जानवर ने 12 लोगों के पास बिना किसी पर नजर में आए अपनी उपस्थिति का पता चले बिना कैसे पहुंच गया होगा, जब तक कि लड़की द्वारा की गई घुटन भरी आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित नहीं किया। जिस स्थान पर लड़की की हत्या हुई थी वहां खून का एक बड़ा धब्बा था और उसके पास ही उस गहरे लाल धब्बे के विपरीत नीले रंग के मोतियों का एक टूटा हुआ हार पड़ा था जिसे लड़की ने पहना हुआ था। इसी स्थान से रास्ता पहाड़ी की ढलान पर ऊपर की ओर जाता था। बाघिन के पदचिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक तरफ खून के बड़े बड़े धब्बे जहां लड़की का सिर लटका हुआ था और दूसरे तरफ उसके पैरों के निशान थे। पहाड़ी पर आधा मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी मिली और पहाड़ी की चोटी पर उसका स्कर्ट। एक बार फिर बाघिन एक नग्न महिला को ढो रही थी, लेकिन सौभाग्य से इस बार उसका बोझ मृत था। पहाड़ी की चोटी पर पगडंडी कांटेदार झाड़ियों के घने जंगल से होकर गुजरती थी, जिसकी कांटों में लड़की के काले घने बाल फंस गए थे। इसके आगे बिच्छू बूटी का एक मैदान था जिसके बीच से बाघिन गुजरी थी और मैं उसके चारों ओर से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। जब मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी तभी मैं रुका। मुड़कर देखा तो एक राइफलधारी व्यक्ति मेरी ओर आ रहा था।
मैंने उससे पूछा कि जब मैंने गांव में निर्देश दिए थे कि कोई भी गांव छोड़कर ना आए तो वह मेरे पीछे क्यों आया है। उसने कहा कि तहसीलदार ने उसे मेरे साथ आने का आदेश दिया था और वह आदेशों का उल्लंघन करने से डर रहा था। चूंकि वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ था और बहस करने से कीमती समय बर्बाद होता, इसलिए मैंने उसे अपने भारी जूते उतारने को कहा और जब उसने उन्हें झाड़ियों के नीचे छिपा लिया तो मैंने उसे सलाह दी कि वह मेरे करीब रहे और पीछे भी सतर्क रहे। मैंने बेहद पतली स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स और रबर के तले वाले जूते पहने हुए थे और चूंकि बिच्छू बूटी से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं बाघिन के पीछे पीछे उन्हीं के बीच से होकर गुजरी, जिससे मुझे काफी असुविधा भी हुई। बिच्छू बूटी के आगे खून का निशान बाईं ओर तेजी से मुड़ गया और सीधे उस बेहद खड़ी पहाड़ी से नीचे चला गया, जो घनी झाड़ियों और पहाड़ी बांस से ढकी हुई थी। 100 गज नीचे जाकर खून का निशान एक संकरे और बेहद खड़ी जलधारा में जाकर मिला, जिसमें बाघिन बड़ी मुश्किल से उतरी थी। यह उखड़े हुए पत्थरों और मिट्टी से दिखाई दे रहा था। मैंने इस जलधारा का 500-600 गज तक पीछा किया और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरा साथी और अधिक बेचैन होता गया। उसने कई बार मेरा हाथ पकड़ा और आंसुओं से भरी आवाज में फुसफुसाया कि उसे बाघ की आवाज सुनाई दे रही है, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ या हमारे पीछे। पहाड़ी से आधे रास्ते नीचे हम लगभग 30 फीट ऊंची एक विशाल चट्टान पर पहुंचे और चूंकि वह आदमी अब तक आदमखोर बाघों का शिकार करते करते थक चुका था, मैंने उससे कहा कि वह चट्टान पर चढ़ जाए और मेरे लौटने तक वहीं रहे। वह खुशी खुशी ऊपर चढ़ गया और जब वह चोटी पर पहुंचकर मुझे इशारा किया कि वह ठीक है, तो मैं जलधारा के साथ आगे बढ़ गया, जो चट्टान के चारों ओर घूमने के बाद 100 गज तक सीधे नीचे जाती थी, जहां वह बाईं ओर से आती हुई एक गहरी खाई से मिलती थी। संगम पर एक छोटा सा तालाब था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पानी के अपने किनारे पर खून के धब्बे देखे। बाघिन लड़की को सीधे इसी जगह पे ले आई थी और मेरे आने से उसका भोजन करते समय खलल पड़ गया था। हड्डियों के टुकड़े गहरे पदचिन्हों के आसपास बिखरे हुए थे, जिनमें धीरे धीरे मटमैला पानी रिस रहा था और तालाब के किनारे एक ऐसी वस्तु पड़ी थी जिसने जलमार्ग से नीचे आते समय मुझे उलझन में डाल दिया था और अब मुझे पता चला कि वह एक मानव पैर का हिस्सा था। उसके बाद के वर्षों में मैंने आदमखोरों का शिकार किया है, लेकिन मैंने उस जवान सुंदर पैर जैसे दयनीय दृश्य कभी नहीं देखा। घुटने के ठीक नीचे से इतनी सफाई से काटा हुआ था मानो किसी कुल्हाड़ी के वार से अलग किया गया हो, जिसमें से गर्म खून रिस रहा था। पैर को देखते देखते मैं बाघिन के बारे में पूरी तरह भूल गया था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़े खतरे में हूँ। जल्दी से राइफल का बट जमीन पर टिकाकर मैंने ट्रिगर पर 2 उंगलियां रखी और अपना सिर ऊपर उठाया। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने 15 फुट ऊंचे टीले से थोड़ी सी मिट्टी लुढ़कती हुई ढलान से नीचे आई और तालाब में जा गिरी। आदमखोर बाघों का शिकार करने का यह मेरा नया अनुभव था, वरना मैं इस तरह खुद को हमले के लिए खुला नहीं छोड़ता। राइफल को ऊपर की ओर तानने में मेरी तुरंत कार्रवाई ने शायद मेरी जान बचा ली और बाघिन के उछलने को रोकने या भागने के चक्कर में टीले के ऊपर से मिट्टी खिसक गई। किनारा इतना ढलान वाला था कि उस पर चढ़ना असंभव था और ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता दौड़ना ही था। जलधारा में थोड़ी दूर जाने के बाद मैं तेजी से नीचे उतरा, तालाब को पार किया और दूसरी तरफ इतना ऊपर पहुंच गया कि एक झाड़ी को पकड़कर खुद को किनारे पर खींच लूं। स्ट्रोबिलंथस के पौधे का एक झुंड, जिनकी झुकी हुई टहनियां धीरे धीरे सीधी हो रही थी, यह दर्शाता था कि बाघिन कहां से और कितनी देर पहले गुजरी थी। और थोड़ा आगे एक लटकती हुई चट्टान के नीचे मुझे वह जगह मिली जहां उसने मुझे देखने के लिए आने पर अपना शिकार छोड़ा था। लड़की को ले जाते समय उसके फुटप्रिंट्स अब चट्टानों के घने जंगल में जा रहे थे, जो कई एकड़ में फैला हुआ था और जहां चलना बेहद मुश्किल और खतरनाक था। चट्टानों के बीच की दरारें और खाइयां फर्न और ब्लैकबेरी की लताओं से ढकी हुई थी और एक गलत कदम, जिससे आसानी से कोई अंग टूट सकता है, जानलेवा साबित हो सकता था।
इन परिस्थितियों में आगे बढ़ना स्वाभाविक रूप से धीमा था और बाघिन इसका फायदा उठाकर अपना भोजन जारी रख रही थी। मैंने कई बार उसके विश्राम के स्थान का पता लगाया और हर विश्राम के बाद खून के निशान और भी स्पष्ट होते गए। यह उसका 436वां मानव था, मतलब कि 436 ह्यूमंस को मार चुकी थी और वह बचाव दलों द्वारा भोजन में गड़बड़ी किए जाने की आदी थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह पहली बार था कि उसकी इतनी दृढ़ता से पीछा किया गया था और अब उसने अपनी चिड़चिड़ाहट को गुर्राने के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था। बाघों की गुर्राहट को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी परिस्थिति में हो जैसी में मैं था। चारों तरफ चट्टानें, बीच में घनी वनस्पतियां और मेरे द्वारा लिए गए हर कदम को जांचने की आवश्यकता थी ताकि मैं उन अनदेखे गड्ढों और गुफाओं में सीधे सिर के बल गिरने से बच सकूं। आप लोग जो यह कहानी सुन रहे हैं शायद मेरी उस समय की भावनाओं को समझ पाएंगे। गुर्राहट की आवाज और हमले की आशंका ने मुझे भयभीत कर दिया था और साथ ही मुझे आशा भी थी यदि बाघ ने हमला करने के लिए अपना आपा खो दिया तो इससे न केवल मुझे गोली मारने का मौका मिलता बल्कि इससे मुझे उसके द्वारा गांव वालों को दिए गए दर्द और पीड़ा का बदला लेने का भी मौका मिलता। लेकिन उसने अपना गुर्राना बंद कर दिया था क्योंकि वह समझ गई थी मैं उससे दूर नहीं हट रहा था बल्कि उसके और पास आ रहा था। मैं 4 घंटे से अधिक समय तक उसके ट्रैक पर था। मैंने बार बार झाड़ियों को हिलते हुए देखा लेकिन मैंने उसकी खाल का एक भी बाल नहीं देखा और सामने की पहाड़ी पर चढ़ती परछाइयों पर एक नजर ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मुझे अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है तो अब अपने कदम मुझे पीछे खींचने होंगे। जिस महिला का कटा हुआ पैर मिला वह हिंदू थी और दाह संस्कार के लिए उसके कुछ हिस्से की आवश्यकता होगी। इसलिए जैसे ही मैं तालाब से गुजरा मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और पैर को उसमें दफना दिया जहां वह बाद के लिए सुरक्षित रहे और जब चाहे हम उसे निकाल सकते थे। चट्टान पर मेरे साथी को मुझे देखकर बहुत राहत मिली। मेरी लंबी अनुपस्थिति और उसने जो गुर्राहट सुनी थी उससे उसे विश्वास हो गया था कि बाघ ने एक और शिकार हासिल कर लिया था। उसकी कठिनाई जैसे कि उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि यह थी कि वह अकेले गांव वापस कैसे जाएगा। जब हम जलधारा से नीचे उतर रहे थे मैंने सोचा कि एक भरी हुई बंदूक लेकर एक घबराए और डरे हुए आदमी के आगे चलने से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं। इसलिए मैंने उसे मेरे आगे चलने को कहा। जब मैं उसके पीछे चल रहा था तो वो फिसल गया और बार बार गिर रहा था। तभी मैंने देखा कि उसका .450 बंदूक का थूथन बिना सुरक्षा कैच के मेरी ओर इशारा कर रहा था जो काफी खतरनाक था। उस दिन के बाद से मैंने आदमखोर का शिकार करते समय वाटसन के साथ जाने के अलावा अकेले जाने का सख्त नियम बना लिया क्योंकि अगर साथी निहत्था हो तो उसकी रक्षा करना मुश्किल होता है और अगर साथी हथियारबंद हो तो उस साथी की गोली से खुद की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जहां उस आदमी ने अपने जूते छिपा रखे थे मैंने सिगरेट पी और कल की योजनाओं के बारे में सोचने के लिए बैठ गया। बाघिन रात के दौरान शिकार के बचे हुए हिस्से को खत्म कर देगी और निश्चित रूप से अगले दिन चट्टानों के बीच लेटी होगी। जिस जगह वह थी वहां से उसका पीछा करने की मेरी उम्मीद बहुत कम थी और अगर मैंने गोली चलाए बिना उसे परेशान किया तो वह शायद इलाका छोड़कर चली जाएगी और मेरा संपर्क उससे टूट जाएगा। इसलिए गश्त लगाना ही एकमात्र उपाय था बशर्ते मैं पर्याप्त आदमियों का इंतजाम कर सकूं। मैं पहाड़ियों के विशाल मैदान के दक्षिणी किनारे पर बैठा था जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। पश्चिम से आती एक धारा अपना रास्ता बनाते हुए नीचे की ओर बह रही थी और एक गहरी घाटी काट रही थी। एम्फी थिएटर के पार पूर्व की ओर धारा ठोस चट्टान से टकराई थी और उत्तर की ओर मुड़कर एक संकरी घाटी से होते हुए एम्फी थिएटर से बाहर निकल गई थी। मेरे सामने लगभग 2000 फीट ऊंची पहाड़ी छोटी छोटी घासों से ढकी हुई थी जिसमें कहीं कहीं एक आध चीड़ का पेड़ था और पूर्व की ओर की पहाड़ी इतनी खड़ी ढलान वाली थी कि उस पर केवल घूरल ही चल सकता था। यदि मैं पर्याप्त संख्या में आदमियों को इकट्ठा कर सकूं जो नदी से लेकर
खड़ी ढलान वाली पहाड़ी तक पूरी पहाड़ी पर तैनात हूँ और उन्हें बाघिन को उकसाने के लिए मना लूँ तो उसके पीछे हटने का सबसे स्वाभाविक रास्ता सकरी घाटी से होकर ही होगा। यह इलाका वाकई बेहद मुश्किल था, क्योंकि उत्तर की ओर ढलान वाली खड़ी पहाड़ी जिस पर मैंने बाघिन को छोड़ा था घने जंगलों से ढकी हुई थी और मैं लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। हालांकि अगर मैं गश्ती दल को निर्देश का पालन करने के लिए मना लेता तो मुझे शिकार करने का अच्छा मौका मिल सकता था। तहसीलदार गांव में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें सारी स्थिति समझाई और उनसे कहा कि तुरंत जितने भी हो सके आदमियों को इकट्ठा करें और उस पेड़ के पास मुझसे मिलें जहां लड़की थी। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया और चंपावत के लिए रवाना हो गए, जबकि मैं बंगले की ओर पहाड़ी पर चढ़ गया। अगली सुबह तड़के ही मैं उठ गया और भरपेट भोजन करने के बाद अपने आदमियों को चंपावत में मेरा इंतजार करने के लिए कहा। मैं उस जगह का जायजा लेने चला गया जहां मुझे गश्त लगानी थी। मुझे अपनी योजनाओं में कोई खामी नहीं दिखी और तय समय से 1 घंटा पहले मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मैंने तहसीलदार को बुलाया था। मुझे पूरा यकीन था आदमखोर बाघ का डर पूरे इलाके में गहराई तक फैला और लोगों को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समझाना बुझाना काफी नहीं था। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी पहुंचे और उसके बाद एक लोग 2-2, 3-3, 10-10 के समूह में आने लगे और दोपहर तक 298 लोग इकट्ठा हो गए। 298। तहसीलदार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सभी बिना लाइसेंस वाले हथियारों को अनदेखा करेगा और आवश्यकता पड़ने पर गोला बारूद भी उपलब्ध कराएगा और जो हथियार बनाए गए थे सबको वो आज अनदेखा कर रहा है। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें आवश्यक गोला बारूद मिल गया तो मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां लड़की का स्कर्ट पड़ा था। मैंने सामने वाली पहाड़ी पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त और छाल उतर चुके एक चीड़ के पेड़ की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा कि वो पहाड़ी की चोटी पर कतार बनाकर खड़े हो जाएं। जब वो मुझे चीड़ के पेड़ के नीचे से रुमाल लहराते हुए देखें तो जिनके पास हथियार हों वो अपनी तोपें चलाएं, जबकि बाकी लोग ढोल बजाएं, चिल्लाएं और पत्थर लुढ़काएं। मैंने यह भी कहा कि जब तक मैं वापस आकर उन्हें अपने साथ न ले जाऊं तब तक कोई भी किसी भी हालात में पहाड़ी की चोटी पर न चढ़े। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां मौजूद सभी लोगों ने मेरे निर्देश सुन और समझ लिए हैं तो मैं तहसीलदार के साथ चल पड़ा। तहसीलदार ने कहा कि वह मेरे साथ उन सैनिकों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा जिनकी तोपें शायद फट जाएंगी और कई लोगों की जान ले लेंगी। एक लंबा चक्कर लगाते हुए मैंने घाटी के ऊपरी छोर को पार किया, सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचा और उजाड़ चीड़ के पेड़ों की ओर नीचे उतर गया। यहाँ से पहाड़ी खड़ी ढलान वाली उतरती थी और पतले चमड़े के जूते पहने तहसीलदार ने कहा कि आगे जाना असंभव है। उसे और आगे जाने से रोकने के लिए जब वह अपने छालों को ठीक करने के लिए अपने अपर्याप्त जूते उतार रहा था, तभी पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने यह सोचकर कि मैं पूर्व निर्धारित संकेत देना भूल गया हूँ, अपनी तोपों से गोले दागे और जोर से मैं अभी भी खाई से 150 गज दूर था और इस दूरी को तय करने में मेरी गर्दन बार बार नहीं टूटी। इसका कारण यह था कि मैं पहाड़ियों पर पला बढ़ा था और परिणाम स्वरूप बकरी की तरह फुर्तीला था। जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे भागा मैंने देखा कि खाई के मुहाने के पास हरी घास का एक टुकड़ा था और बेहतर जगह ढूंढने के लिए इधर उधर देखने का समय नहीं था, इसलिए मैं उस घास पर बैठ गया। मेरी पीठ उस पहाड़ी की ओर थी जिससे मैं भी नीचे आया था। घास लगभग 2 फुट ऊंची थी और मेरे आधे शरीर को छिपा रही थी और अगर मैं बिल्कुल स्थिर रहता तो मेरे दिखाई न देने की अच्छी संभावना थी। मेरे सामने वह पहाड़ी थी जिस पर हमला हो रहा था और वह खाई जिसकी और मुझे उम्मीद थी कि बाघिन जाएगी। मेरे बाएं कंधे की पहाड़ी की चोटी पर अफरा तफरी मच गई। तोपों की बौछार के साथ साथ ढोल की कर्कश आवाज और सैकड़ों पुरुषों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी और जब शोर अपने चरम पर था तभी मेरी नजर
सामने दाईं और लगभग 300 गज की दूरी पर 2 खाइयों के बीच एक घास वाली ढलान पर बाघिन पर पड़ी। वह अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि चीड़ के पेड़ के नीचे अपनी जगह पर तैनात तहसीलदार ने अपनी बंदूक की दोनों नालें एक साथ चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाघिन तेजी से मुड़ी और सीधे उसी रास्ते वापस चली गई जहां से वह आई थी। जैसे ही वह घनी झाड़ियों में गायब हुई, मैंने अपनी राइफल उठाई और हताशा में उसके पीछे एक गोली चला दी। पहाड़ी की चोटी पर मौजूद लोगों ने 3 गोलियों की आवाज सुनकर स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि बाघिन मारी गई है। उन्होंने अपनी सभी बंदूकें खाली कर दी और आखिर बार जोर से चिल्लाए और मैं अपनी सांस रोककर बाघिन के पहाड़ी की चोटी पर आने की चीखों का इंतजार कर रहा था। तभी वह अचानक मेरी बाईं ओर से सामने से निकली और एक छलांग में नदी को पार करते हुए सीधे खाई की ओर आ गई। समुद्र तल पर निशाना साधी गई 500 मॉडिफाइड कार्बाइड राइफल इस ऊंचाई पर निशाना चूक गई और जब बाघिन एकदम रुक गई तो मुझे लगा कि गोली उसकी पीठ के ऊपर से निकल गई है और उसने पीछे हटते हुए अपना रास्ता बंद देखकर पीछे हट गई। वास्तव में मैंने उसे सही निशाना लगाया था, लेकिन थोड़ा पीछे हटकर अपना सिर झुकाकर वह मेरी ओर आधा मुड़ी, जिससे मुझे 30 गज से भी कम दूरी से उसके कंधे पर सटीक निशाना लगाने का बढ़िया मौका मिल गया। दूसरे 60 पर वह थोड़ी सहमी, लेकिन अपने कान नीचे करके और दांत दिखाते हुए वह डटी रही। जबकि मैं राइफल कंधे पर रखकर बैठा सोच रहा था कि जब वह मुझ पर हमला करे तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि राइफल खाली थी और मेरे पास कारतूस भी नहीं थे। मैं अपने साथ केवल 3 कारतूस ही लाया था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 2 से अधिक शॉट फायर करने का मौका मिलेगा और तीसरा कारतूस आपात स्थिति के लिए था। सौभाग्यवश घायल जानवर ने अप्रत्याशित रूप से हमला न करने का फैसला किया। बहुत धीरे से वह मुड़ी, अपने दाहिने ओर धारा को पार किया, कुछ गिरी हुई चट्टानों पर चढ़ी और एक संकरी चट्टान पर पहुंची जो खड़ी पहाड़ी के ऊपर तिरछे ऊपर की ओर जाती थी, जहां एक बड़ी सपाट उभरी हुई चट्टान थी। जहां यह चट्टान पहाड़ी से मिलती थी वहां एक छोटी झाड़ी ने जड़ जमा ली थी और उस पर चढ़कर बाघिन उसकी शाखाओं को नोचने लगी। मैंने सारी सावधानी को दरकिनार करते हुए तहसीलदार को चिल्लाकर कहा कि वह मुझे अपने हथियार और अन्य उपकरण लाकर दे। बंदूक। जवाब में जोर से लंबी आवाज आई, जिसमें से मुझे सिर्फ पैर शब्द ही सुनाई दिया। मैंने अपनी राइफल नीचे रख दी और दौड़ते हुए पहाड़ी की ओर भागा। तहसीलदार के हाथों से बंदूक छीन ली और तेजी से वापस आ गया। जैसे ही मैं धारा के पास पहुंचा, बाघिन झाड़ियों से निकलकर मेरी और उभरी हुई चट्टान पर आ गई। जब मैं उससे 20 फीट की दूरी पर था, मैंने बंदूक उठाई और यह देखकर भयभीत हो गया कि बैरल और ब्रीच ब्लॉक के बीच लगभग 3-8 इंच का अंतर था। दोनों बैरल से गोली चलने पर बंदूक नहीं फटी थी और शायद अब भी नहीं फटेगी, लेकिन गोली के वापस आने से अंधा होने का खतरा भी था। फिर भी जोखिम उठाना ही था और बाघिन के खुले मुंह पर निशाना साधते हुए मैंने गोली चला दी। शायद मेरा निशाना चूक गया था, या शायद बंदूक 20 फीट तक बेलनाकार गोली को सटीक रूप से फेंकने में सक्षम नहीं थी। खैर, गोली बाघिन के मुंह से चूक गई और उसके दाहिने पंजे पर लगी, जहां से मैंने बाद में उसे अपने नाखूनों से निकाला। सौभाग्य से वह अपने अंतिम सांसें ले रही थी और पैर पर लगी हल्की सी चोट ही उसे आगे की ओर झपटने के लिए काफी थी। वह रुक गई। उसका सिर चट्टान के किनारे से बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। जिस क्षण बाघिन खाई पार करने की कोशिश में झाड़ियों से बाहर निकली, मैं शिकारियों के बारे में भूल गया था, लेकिन तभी पहाड़ी पर थोड़ी दूर से एक चीख सुनाई दी। देखो चट्टान पर, इसे नीचे गिराओ और हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैंने सही सुना था, क्योंकि अब अन्य लोगों ने भी बाघिन को देख लिया था और पहाड़ी के चारों ओर वही चीज दोहराई जा रही थी। जिस चट्टान के सहारे घायल जानवर उस उभरी हुई चट्टान पर चढ़ा था, वह सौभाग्यवश शिकारियों के विपरीत दिशा में थी और इतनी चौड़ी थी कि मैं उस पर सरकते हुए बगल से आगे बढ़ सकूं। जैसे ही मैं चट्टान पर पहुंचा,
बाघिन के ऊपर से एकदम कदम रखते हुए पूरी श्रद्धा से यह उम्मीद कर रहा था कि वह मर चुकी होगी, क्योंकि मुझे उसे पत्थरों से मारकर उसकी मौत की जांच करने का समय नहीं मिला था। तभी जंगल से कुछ लोग निकले और बंदूक, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए खुले मैदान में दौड़ते हुए आए। 12 से 14 फीट ऊंची चट्टान पर उनकी प्रगति रुक गई, क्योंकि बाहरी सतह पर जब नदी उफान पर होती है तो सड़क नदी के पानी से घिसकर चिकनी हो जाती है और नंगे पैर भी उस पर पैर नहीं रख पाते थे। अपने भयानक शत्रु को देखकर भीड़ का क्रोध स्वाभाविक था, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उनके हाथों कष्ट न सहा हो। एक व्यक्ति जो विचित्र प्रतीत हो रहा था और गिरोह का सरगना बना हुआ था, तलवार लहराते हुए इधर उधर भागते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यही वह शैतान है जिसने मेरे पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला। भीड़ में अक्सर ऐसा ही होता है। उत्तेजना जितनी अचानक भड़की थी उतनी ही अचानक शांत भी हो गई, और जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी, अपनी पत्नी और बेटों को खोया था उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसने सबसे पहले अपना हथियार डाल दिया। वह चट्टान के पास आया और बोला, साहेब, जब हमने अपने दुश्मन को देखा तो हम पागल हो गए थे, लेकिन अब हमारा पागलपन थम गया है और हम आपसे और तहसीलदार साहब से क्षमा मांगते हैं। खाली कारतूस निकालकर मैंने बंदूक बाघिन के ऊपर रख दी और अपने हाथों के सहारे नीचे लटक गया और मुझे जमीन पर उतारा गया। जब मैंने आदमियों को दिखाया कि मैं चट्टान तक कैसे पहुंचा तो मृत जानवर को बहुत धीरे से नीचे उतारा गया और एक खुली जगह पर ले जाया गया, जहां सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे देख सके। जब बाघिन चट्टान पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी तब मैंने देखा था कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है। अब जब मैंने उसकी जांच की तो पाया कि उसके मुंह के दाहिनी ओर की ऊपरी और निचले नुकीले दांत टूटे हुए थे। ऊपरी दांत आधा टूटा हुआ था और निचला दांत हड्डी तक पहुंच गया था। गोली लगने से हुए इस स्थायी घाव के कारण वह अपने प्राकृतिक शिकार को नहीं मार पा रही थी और इसी वजह से वह आदमखोर बन गई थी। उन आदमियों ने मुझसे विनती की कि मैं बाघिन की खाल वहीं न उतारूं और मुझसे कहा कि मैं उसे रात होने तक उनके पास रहने दूं, ताकि वह उसे अपने गांव से ले जा सकें, क्योंकि उनका कहना था कि अगर उनकी औरतें और बच्चे उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो वह यह विश्वास नहीं करेंगे कि उनका खूंखार दुश्मन मारा जा चुका है। 2 छोटे पेड़ काटकर बाघिन के दोनों ओर रखे गए और पगड़ी, कमरबंद और लंगोटी से उसे सावधानी पूर्वक और मजबूती से बांध दिया गया। जब सब तैयार हो गया तो पेड़ों पर आदमी तैनात कर दिए गए और हम खड़ी पहाड़ी की तलहटी की ओर बढ़े। आदमियों ने बाघिन को उस पहाड़ी पर ले जाना बेहतर समझा जिसके दूसरी ओर उनके गांव थे, बजाय उस घने जंगल वाली पहाड़ी पर जाने से जिसे उन्होंने अभी अभी पार किया था। 2 मानो रस्सियां बनाने के लिए पीछे वाला आदमी अपने आगे वाले आदमी के कमरबंद या कपड़े के किसी अन्य हिस्से को मजबूती से पकड़ लेता था। जब यह सुनिश्चित हो गया कि रस्सियां इतनी लंबी और मजबूत हैं कि भार सहन कर सके तो उन्हें छोटे पेड़ों से बांध दिया गया। दोनों ओर खड़े आदमियों ने भार ढोने वाले के पैर पकड़कर उन्हें सहारा दिया और जुलूस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। देखने में जुलूस ऐसा लग रहा था कि मानो चींटियों का झुंड किसी भृंग को दीवार पर चढ़ा रहा हो। मुख्य दल के पीछे एक छोटा और दूसरा दल था जिसमें तहसीलदार को ऊपर ले जाया जा रहा था। अगर उस 1000 फुट की चढ़ाई के लिए किसी भी पड़ाव पर रस्सियां टूट जाती तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। हालात बेहद भयावह थे, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। सैनिक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और विजय गीत गाते हुए पूर्व दिशा की ओर चल पड़े, जबकि तहसीलदार और मैं पश्चिम की ओर मुड़कर चंपावत की ओर चल दिए। हमारा रास्ता पहाड़ी की चोटी से होकर गुजरता था और एक बार फिर मैं कांटेदार झाड़ियों के बीच खड़ा हो गया, जिनकी कांटों में लड़की के बालों की लंबी लटें फंस गई थी, और आखिरी बार उस एम्फी थिएटर में नीचे देखा जो हमारे हालिया कारनामे का स्थल था। नीचे उतरते समय जिस पहाड़ी पर शवों को पीटने वालों ने उस दुर्भाग्यपूर्ण लड़की का सिर पाया था और घाटी के मुहाने से सीधे ऊपर उठती धुएं की एक पतली सी लकीर
यह दर्शा रही थी कि रिश्तेदार चंपावत नरभक्षी के शिकार का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर कर रहे थे जहां नरभक्षी को गोली मारी गई थी। रात के खाने के बाद जब मैं तहसील के प्रांगण में खड़ा था तो मैंने चीड़ की मसालों का एक लंबा जुलूस सामने की पहाड़ी से नीचे आते देखा और थोड़ी देर बाद पुरुषों के एक बड़े समूह द्वारा गाए जा रहे पहाड़ी गीत की आवाज शांत रात की हवा में गूंज उठी। 1 घंटे बाद बाघिन को मेरे पैरों के पास लिटा दिया गया। इतने सारे लोगों की भीड़ के बीच जानवर की खाल उतारना मुश्किल था, इसलिए काम जल्दी निपटाने के लिए मैंने सिर और पंजे धड़ से अलग कर दिए और उन्हें खाल से चिपका रहने दिया ताकि बाद में उनका निपटारा किया जा सके। फिर 100 के ऊपर पुलिस गार्ड तैनात कर दिया गया और अगले दिन जब ग्रामीण इलाकों के सभी लोग इकट्ठा हो गए तो बाघिन के धड़, टांगों और पूंछों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बांट दिया गया। मांस और हड्डी के ये टुकड़े पहाड़ी बच्चों द्वारा गले में पहने जाने वाले लॉकेट के लिए आवश्यक थे और अन्य शक्तिशाली ताबीजों में बाघ का एक टुकड़ा जोड़ने से पहनने वालों को साहस मिलता है, साथ ही जंगली जानवरों के हमलों से सुरक्षा भी मिलती है। तहसीलदार ने उस लड़की की उंगलियां मुझे भेजी जिन्हें बाघिन ने पूरा निगल दिया था और मैंने उन्हें नंदा देवी मंदिरों के पास नैनीताल झील में दफना दिया। जब मैं बाघिन की खाल उतार रहा था तब तहसीलदार और उनके कर्मचारी आसपास के गांवों के मुखियाओं और बुजुर्गों तथा चंपावत बाजार के व्यापारियों की सहायता से एक भव्य भोज और नृत्य के कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थे। अगले दिन जिसकी अध्यक्षता मुझे करनी थी, आधी रात के करीब पुरुषों की विशाल भीड़ में से एक आखिरी व्यक्ति खुशी से चिल्लाता हुआ चला गया क्योंकि वह उन सड़कों और गांवों के रास्ते का उपयोग कर पा रहे थे जिन्हें आदमखोर ने 4 साल से बंद कर रखा था। मैंने तहसीलदार के साथ आखिरी बार सिगरेट पी, उन्हें बताया मैं अब नहीं रुक सकता और उन्हें उत्सव में मेरी जगह लेनी होगी। इसके बाद मैं और मेरी साथी 2 दिन के भीतर अपनी 75 मील की यात्रा पर निकल पड़े। सूर्योदय होते ही मैंने अपने आदमियों को वहीं छोड़ दिया और बाघिन की खाल को अपने घोड़े की काठी पर बांधकर दबी धुरा की ओर चल पड़ा जहां मैंने रात बिताने का इरादा किया था। वहां जाकर खाल को साफ करने में कुछ घंटे बिताने थे। पाली की पहाड़ी पर बनी झोपड़ी के पास से गुजरते हुए मुझे ख्याल आया कि उस मूक स्त्री को यह जानकर थोड़ी तसल्ली होगी कि उसके बहन की मौत का बदला ले लिया गया, इसलिए मैंने घोड़ों को चरने के लिए वहीं छोड़ दिया। मैं पहाड़ी पर चढ़कर झोपड़ी तक गया और खाल को इस तरह फैला दिया कि उसका सिर दरवाजे की ओर एक पत्थर पर टिका हुआ था। घर के बच्चे इन सभी गतिविधियों को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे और मुझे उनसे बात करते हुए सुनकर उनकी माँ जो अंदर खाना बना रही थी दरवाजे पर आ गई। मैं सदमे के बारे में कोई सिद्धांत नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे इन मामलों में कोई जानकारी नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि यह महिला जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 12 महीने से गूंगी थी और जिसके 4 दिन पहले तक किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया था, अब झोपड़ी से सड़क तक दौड़ रही थी और अपने पति और गांव के लोगों को पुकार रही थी कि वे जल्दी आएं और देखें कि साहब क्या लाए हैं। बोलने की यह अचानक वापसी बच्चों को बहुत आश्चर्यचकित कर रही थी जो अपनी माँ के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। मैं गांव में थोड़ी देर रुका, मेरे लिए चाय तैयार की जा रही थी और मैंने वहां जमा हुए लोगों को बताया कि आदमखोर बाघ को कैसे मारा गया। 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और रास्ते में आधा मील तक मुझे पाली के लोगों की शुभकामनाओं की आवाजें सुनाई देती रही। अगली सुबह मेरा एक तेंदुए से बेहद रोमांचक सामना हुआ जिसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से तविधुरा से मेरी यात्रा में देरी हुई और मेरे छोटे घोड़े और मुझ पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। सौभाग्य से मेरा छोटा टट्टू जिसका दृढ़ था उतना ही फुर्तीला भी था। चढ़ाई पर उसकी पूंछ पकड़कर, समतल रास्तों पर उस पर सवार होकर और ढलान पर उसके पीछे दौड़कर हमने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 मील की दूरी तय कर ली थी। कुछ महीनों बाद नैनीताल में आयोजित एक दरबार में संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हेवेट ने चंपावत के तहसीलदार को एक तोप और उस व्यक्ति को जिसने लड़की की तलाश में मेरी मदद की थी एक सुंदर शिकार चाकू भेंट किया
दोनों हथियारों पर उपयुक्त नक्काशी की गई थी और ये संबंधित परिवारों में विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाएंगे। तो ये थी कहानी द चंपावत मैन ईटर, जिसे कि लिखा था जिम कॉर्बेट ने। आपको कहानी कैसी लगी? इसमें हम क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे कहानी कुछ और रोमांचक हो? आप हमें बता सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।